गोहिल वंश था, उसकी स्थापना किसने की थी, कब की थी? ऐसा हमें कौन से अभिलेख से पता चलता है? कब का है वो अभिलेख? कौन से राजा के टाइम का? वो गोहिल का कौन सा वंशज था? कौन से मंदिर की जानकारी है? और जावर में कौन से उद्योग की जानकारी? इस गोहिल वंश की कितनी शाखाएं थी? ये कौन से हिंदू थे? गोहिलों ने कहाँ कहाँ राज किया था? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और साहबपुरा। मेवाड़ के पुराने नाम क्या क्या थे? गोहिल वंश में पहला बड़ा राजा कौन हुआ यहाँ पे? कौन से ऋषि को बहुत मानता था? उनके आशीर्वाद से क्या जीता था? कब जीता था? किसको हरा के जीता था? पर राजधानी कहाँ बनाई अपनी? नागदा में मंदिर किसका बनवाया? खुद को क्या मानते थे? चित्तौड़ में किसका मंदिर बनवाया? तो आजकल क्या कहलाता है? कौन सी धातु के सिक्के जारी किए? कितने ग्रेन का सिक्का था? मुस्लिम सेना को हराते हुए कहां तक चला गया? गजनी में किसको हटा के आया? किसको बना के आया? उसका मिलिट्री कैंप कहां पर लगाया गया था? रावलपिंडी कहां पर था? और किससे उसकी तुलना की जाती है? चार्ल्स मार्टेल से तुलना किसने की थी? ये चार्ल्स मार्टेल कौन से देश का था? उसकी उपाधियां क्या क्या थी? हिंदू, सूरज, राजगुरु और चक्र। और वास्तविक नाम क्या था? अल्लट का एक और नाम क्या था? सारेनेश्वर प्रशस्ति की थी। उसने राजधानी कहां बनाई थी? आहड़ में किसका मंदिर बनवाया? किसकी स्थापना की? नौकरशाही। किसकी की? नौकरशाही। अमात्य किसको कहते हैं? अक्षपटली कौन होता है? आय व्यय का अधिकारी। संधि विग्रह कौन होता है? राजा की प्रशंसा करने वाला क्या कहलाता है? और राजवैद्य कौन होता है? और साढ़े 900 प्रशस्ति और कौन सी व्यवस्था की जानकारी देती है? कर व्यवस्था। शक्ति कुमार का आठपुर अभिलेख था, उसकी मम्मी का नाम क्या था? और उसकी हूण रानी का नाम क्या था? जिसने कौन सा? जयत्र सिंह ने भूताला के युद्ध में किसको हराया? और इस युद्ध की जानकारी कौन सी किताब देती है? अमीर मदमर्दन। किसने लिखी थी? इसमें हमीर कौन है? उसकी भागती हुई सेना क्या लूट लेती है? तो नई राजधानी कहां बनाएगी? 1248 में दिल्ली के कौन से सुल्तान को हराया गया? आहड़ को किससे मुक्त करवाया गया? उसके सेनापति कौन कौन थे? कौन कहता है उसका शासनकाल मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल था? तेज सिंह की रानी जैतल देवी ने कौन सा मंदिर बनवाया? उसके टाइम में कौन सा ग्रंथ चित्रित किया गया? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। कहां पे किया गया? कब किया गया? किसके द्वारा किया गया? रतन सिंह के छोटे भाई का नाम क्या था? कुंभकर्ण कहां चला गया था? गोहिल वंश की कौन सी शाखा का शासक? उसकी रानी का नाम क्या था? वो कहां की राजकुमारी थी? उसके पिताजी का नाम क्या था? उसकी मम्मी का नाम क्या था? अलाउद्दीन को उसके बारे में कौन बताता है? ये बेटा हमने तो थोड़ा सा आगे देखते हैं। 1540 में यूपी में एक जगह पड़ती है जौनपुर। कौन सी जगह? और वहां जौनपुर में एक राइटर है, उन राइटर का नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। क्या नाम है? कहां के राइटर है मलिक मोहम्मद जायसी? जौनपुर। जौनपुर कहां पड़ता है? यूपी। अयोध्या सुना है? अयोध्या। अयोध्या के पास में जौनपुर नाम की जगह पड़ती है। अयोध्या के आसपास का जो इलाका है उसको बोलते हैं अवध। क्या बोलते हैं? तो अवध की जो भाषा वो कौन सी हो जाएगी? अवधी। अवध की भाषा कौन सी? आप में से अवधी भाषा सबको आती है, क्योंकि आप सबने हनुमान चालीसा पढ़ा है। हनुमान चालीसा पढ़ा है? हनुमान चालीसा की भाषा कौन सी है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, वो पढ़ रखा है? वो वाली भाषा कौन सी है? अवधी। इस अवधी भाषा में मलिक मोहम्मद जायसी ने एक बुक लिखी, उस बुक का नाम है पद्मावत। कौन सी बुक लिखी? पद्मावत नाम की बुक। किसने लिखी? कब लिखी? कौन सी भाषा में लिखी? वो खुद कहां का रहने वाला था? कहां का था? रानी चित्तौड़ की कहानी बैठ के लिख रहा है जौनपुर। कहानी कहां बैठ के लिख रहा है? रानी 1300 की लिख रहा है 1540। रानी की जानकारी राजस्थानी में, वो किस में लिख रहा है? तो कई नमक मिर्च लग गए, फिर उसने तोतार मीनार अपनी तरफ से जोड़दार लिया, है ना? तो कहानियों में इतिहास नहीं होता, कहानियां कहानियां होती है, इतिहास अलग चीजें होती है। पर हमारे साथ समस्या ये रही कि हमने कहानियों को क्या मान लिया? इतिहास। इसलिए अपने बाकायदा हिस्ट्री किताबों में आता है एक तोता था, तोता आया। अरे यार, हिस्ट्री वाले तो मतलब दादा दादी कहानियां सुनाए, बच्चों में इंटरेस्ट आना चाहिए कि कैसे पता चला कि तोता आके बता गया, अरे तोता बता देता है। पर कम से कम इतिहासकार तो इन बातों का ध्यान रखे। पर इस बहाने अपने कम से कम ये बुक याद रखने की। मलिक मोहम्मद जायसी की बुक का नाम क्या था? इसी में लिखो एक, कल लिख रहे थे वहीं लिखो। 1540 ईस्वी में, इन 1540 एडी, 1540 ईस्वी में, इन 1540 एडी, मलिक मोहम्मद जायसी ने, कोष्टक में जौनपुर लिख लेना, मलिक मोहम्मद जायसी ने, मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी ने, कोष्टक में जौनपुर लिखना भाई ना, यूपी में जगह पड़ती है। मलिक मोहम्मद जायसी ने अवधी भाषा में पद्मावत नामक पुस्तक लिखी थी। रोट ए बुक नेम्ड पद्मावत इन अवधी लैंग्वेज। अवधी भाषा में पद्मावत नामक पुस्तक लिखी थी। रोट ए बुक नेम्ड पद्मावत इन अवधी लैंग्वेज। अवधी भाषा में पद्मावत नामक पुस्तक लिखी थी। रोट ए बुक नेम्ड पद्मावत इन अवधी लैंग्वेज। कब लिखी? किसने लिखी? कहां पे लिखी? कौन सी भाषा में लिखी? कौन सी लिखी? सारी बात याद हो जाएगी आपके? अच्छा, अब अपने वापस हिस्ट्री में आते हैं। रतन सिंह के बारे में हमने दो बातें पढ़ी, एक तो उसका भाई है कुंभकर्ण जो चला गया नेपाल, और गोहिल वंश की कौन सी शाखा का शासन है? एक उसकी रानी का नाम है पद्मिनी, उसके बारे में किताब कौन सी लिखी गई है? पद्म। इस रतन सिंह के टाइम में अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण कर देता है। कौन आक्रमण कर देता है? 1303 की बात है। कब की बात है? लाइन चेंज करके लिखो, पद्मिनी के बारे में हो गया, आगे लिखो। 1303 ईस्वी में, इन 1303 एडी, 1303 ईस्वी में, इन 1303 एडी, अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का राजा, अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी अटैक ऑन मेवाड़। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ होती थी, तो कहीं आप चित्तौड़ भी पढ़ लो तो एक ही बात है। अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी अटैक ऑन मेवाड़। अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी अटैक ऑन मेवाड़। अब कोई भी राजा अटैक करेगा तो उस अटैक के कोई ना कोई कारण रहे होंगे, तो लिखो आक्रमण के कारण, कॉजेज ऑफ अटैक। आक्रमण के कारण, कॉजेज ऑफ अटैक। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का वो पहला राजा हुआ होगा जिसने साउथ इंडिया पर अटैक कर दिया था। कहां अटैक कर दिया?
वरना नॉर्थ वाले जल्दी से साउथ पे अटैक नहीं करते, साउथ वाले नॉर्थ की तरफ आते नहीं, क्योंकि ज्योग्राफिकल कंडीशन पूरी अलग हो जाती है। बीच में विंध्याचल पर्वतमाला आ जाती है, विंध्याचल से नॉर्थ अलग हो जाता है, साउथ अलग हो जाता है। अलाउद्दीन बड़ा साम्राज्यवादी राजा है, अलाउद्दीन का सपना था कि या तो दुनिया जीती थी सिकंदर ने, किसने जीती, या मैं जीतूंगा, मैं सिकंदर की तरह दुनिया जीतना चाहता हूं, तो उसने उपाधि धारण कर ली थी सेकंड सिकंदर। क्या धारण कर ली, मैं दूसरा सिकंदर हूं। वो तो कोई मौलवी साहब थे, उन्होंने समझाया कि दुनिया बाद में जीतना, भारत तो जीते, भारत ही लंबा चौड़ा पड़ा है, ये हो जाए तो दुनिया में चले जाना, ये खत्म नहीं होगा तेरे से जीवन में। तो उसने साउथ इंडिया पे भी अटैक किया। अब जो बंदा साउथ इंडिया पे भी अटैक कर रहा है, तो दिल्ली के नाक के पास में मेवाड़ पड़ा, तो मेवाड़ को तो कैसे छोड़ेगा, तो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है, इसलिए उसने कहां पर अटैक कर दिया। और किसी भी राजा के आक्रमण के पीछे सबसे बड़ा कारण उसके साम्राज्य का क्या होता है, विस्तार। लिखो, एक नंबर लगा लिखो, अलाउद्दीन खिलजी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। अलाउद्दीन खिलजी वांटेड टू एक्सपांड हिज एम्पायर। अलाउद्दीन खिलजी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। अलाउद्दीन खिलजी वांटेड टू एक्सपांड हिज एम्पायर, एक्सपेंशन करना चाहता था अपने एम्पायर का, वांटेड टू एक्सपांड हिज एम्पायर, अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। कौन करना चाहता साम्राज्य का विस्तार, जिन दिनों अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली पर राज कर रहा था, उन दिनों दिल्ली पर अटैक कर रहे थे मंगोल। कौन कर रहे थे, मंगोलिया के जो लोग, उनको क्या बोलते हैं, मंगोल। और मंगोल बड़े दुर्धर्ष टाइप के आक्रमणकारी थे, जहां जाते वहां ढंग से तबाही मचाया करते थे, और वो दिल्ली की तरफ अटैक कर रहे थे। अलाउद्दीन खिलजी बेचारा हाथाजोड़ी कर रहा था उनके आगे, जैसे तैसे करके अपना टाइम पास कर रहा था। अलाउद्दीन को ये लगता था कि कल को खुदा ना खास्ता मंगोल दिल्ली के अंदर घुस गए तो अपने कहां जाएंगे, इसलिए वो अपने लिए ऐसा सेफ हाउस देख रहा है, यदि मंगोलों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया तो मैं कहीं पर जाकर रह सकूं, वहां पे जाकर अपनी रक्षा कर सकूं। और ऐसा दिल्ली के पास में अच्छा किला था, तो वो कौन सा था, चित्तौड़। कारण चित्तौड़ का किला बहुत ऊंचे पहाड़ पर बना हुआ, इसलिए जल्दी से दुश्मन किले के अंदर घुसे। किले के अंदर 84 तालाब है, कितने तालाब है, किले पीने के पानी की पूरी व्यवस्था है ना, जल्दी से तो पानी भी समाप्त होगा नहीं। किले में खेती होती है, आप कभी जाना चित्तौड़ देखने, किले के अंदर खेती हो रही है, अंदर अपने अनाज भी उगा सकते हैं। रास्ता बहुत कठिन है, तो दुश्मन अंदर भी नहीं आ पाएगा, अपने अंदर जाके बैठ जाएंगे, दुश्मन अंदर आ नहीं पाएगा, खाने पीने की पूरी प्रबंध है, तो अपने पास कौन सा किला होना चाहिए। तो चित्तौड़ का रणनीतिक महत्व है, कैसा महत्व है, लड़ाई, रण रण का मतलब क्या है, लड़ाई। लड़ाई की दृष्टि से दिल्ली के पास में को अच्छा किला पड़ रहा था, तो किला कौन सा पड़ रहा था, दिल्ली के पास में राजस्थान है, राजस्थान में किला कौन सा पड़ रहा था, चित्तौड़। अलाउद्दीन चाहता है कि कल को मेरी किसी से लड़ाई हो तो मैं मेरी रक्षा कहां पर बैठ के कर सकता हूं, इसलिए कौन से किले पे कब्जा करना चाहता है, देख लो। चित्तौड़ का किला एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित था। चित्तौड़ फोर्ट वाज लोकेटेड ऑन हिल, चित्तौड़ फोर्ट वाज लोकेटेड ऑन ए हाई हिल। चित्तौड़ का किला एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित था। चित्तौड़ फोर्ट वाज लोकेटेड ऑन ए हाई हिल। अतः अलाउद्दीन के लिए इसका रणनीतिक महत्व था, अतः अलाउद्दीन के लिए इसका रणनीतिक महत्व था। सो इट हैड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस फॉर अलाउद्दीन, सो इट हैड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस फॉर अलाउद्दीन, अतः अलाउद्दीन के लिए इसका रणनीतिक महत्व था। सो इट हैड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस फॉर अलाउद्दीन, अलाउद्दीन के लिए इसका क्या था, रण, युद्ध, युद्ध है ना, रणनीति का मतलब युद्ध है, युद्ध की दृष्टि से किला बहुत अच्छी जगह पे था, तो उसको लगा ये ठीक रहेगा थोड़ा और देखना। ये दिल्ली, ये अपना इधर मेवाड़, मेवाड़ के इधर पास में जगह है गुजरात, इधर पास में पड़े मालवा। एक तरफ कौन सा, गुजरात, एक तरफ कौन सा, दोनों बहुत पैसे वाली जगह। गुजरात में बहुत पैसा, मालवा में बहुत पैसा, कारण गुजरात के पास तो समुद्र का तट लगता है, कोस्टल एरिया, और जहां कोस्टल एरिया होगा वहां पर व्यापार ज्यादा, और ट्रेड होगा कहां से, कोस्टल से, तो कोस्टल एरिया में व्यापार ज्यादा, व्यापार ज्यादा तो पैसे ज्यादा। मालवा में खेती बहुत अच्छी, काली मिट्टी है, काली मिट्टी में कपास वगैरह सारी फसलें बहुत अच्छी सी होती है। मालवा में फसलें ज्यादा होगी, फसलें ज्यादा होगी तो वहां पर टैक्स भी क्या होगा, ज्यादा। तो जो दिल्ली में राजा बनता वो कोशिश करता कि दो जगह कब्जा कर ले, एक तो मालवा, एक कहां पे, लेकिन दिल्ली से मालवा भी बहुत दूर है, दिल्ली से गुजरात भी बहुत दूर है, इसलिए दिल्ली में बैठ के मालवा और गुजरात को कंट्रोल। इसलिए दिल्ली वाले क्या करते, दिल्ली वाले गुजरात आते, और गुजरात में जो कोई राजा होता है यहाँ पे उसको टैक्स ला रहे। अब वो दिल्ली वाला आके गुजरात बैठ गया, तो गुजरात वाला उसको क्या दे देता है, एक बार टैक्स। और फिर वो दिल्ली वाला कहता मैं वापस दिल्ली जा रहा हूँ, अगले साल चुपचाप वापस भेज देना, तो अगले साल गुजरात वाला गला नहीं दे रहा, तो जी मैंने वो कर लेना, क्योंकि गुजरात वाले को पता है कि दिल्ली से गुजरात हर साल आना संभव, बार बार सेना लेके भाई साहब आ जाए निकल आ जाए, एक बार आगे आगे 20 साल के अंदर कोई, अब बार बार कौन आएगा, इसलिए गुजरात और मालवा वाले जल्दी से दिल्ली को टैक्स देते। अलाउद्दीन दिमाग लगा रहा है कि यदि चित्तौड़ पे कब्जा कर लिया जाए तो गुजरात पे भी कंट्रोल और मालवा पे भी कंट्रोल, अपने एक बंदे को कहां बिठा दो, चित्तौड़, इधर भी कंट्रोल। दिल्ली से यदि गुजरात जाना है, यदि दिल्ली से मालवा जाना है, तो बीच में मेवाड़ है, बीच में क्या है, इसका मतलब है मेवाड़ ट्रेड रूट पे है, किस पे, ट्रेड रूट पे, कौन से ट्रेड रूट पे, दिल्ली से मालवा और दिल्ली से गुजरात। अलाउद्दीन इस ट्रेड रूट पे, इस व्यापारिक मार्ग पे क्या करना चाहता है, कब्जा। यदि रूट पे कब्जा हो गया तो व्यापार पे भी अपना क्या हो जाएगा, कब्जा। देखो देखो, चित्तौड़ दिल्ली से मालवा तथा गुजरात के व्यापारिक मार्गों पर स्थित था। चित्तौड़ वाज लोकेटेड ऑन ट्रेड रूट्स फ्रॉम दिल्ली टू मालवा एंड गुजरात। चित्तौड़ दिल्ली से मालवा तथा गुजरात के व्यापारिक मार्गों पर स्थित था। चित्तौड़ वाज लोकेटेड ऑन ट्रेड रूट्स फ्रॉम दिल्ली टू मालवा एंड गुजरात। चित्तौड़ दिल्ली से मालवा तथा गुजरात के व्यापारिक मार्गों पर स्थित था। चित्तौड़ वाज लोकेटेड ऑन ट्रेड रूट्स फ्रॉम दिल्ली टू मालवा एंड गुजरात। दिल्ली से मालवा तथा गुजरात के व्यापारिक मार्गों पर स्थित था तथा अलाउद्दीन इस व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करना चाहता था, तथा अलाउद्दीन इस व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करना चाहता था। एंड अलाउद्दीन वांटेड टू कंट्रोल ओवर द स्ट्रीट, तथा अलाउद्दीन इस व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करना चाहता था, लिखो, नियंत्रण स्थापित करना चाहता था। एंड अलाउद्दीन वांटेड टू कंट्रोल द स्ट्रीट, वांटेड टू कंट्रोल द स्ट्रीट, इस व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करना चाहता था। वांटेड टू कंट्रोल द स्ट्रीट, 1299 की बात है, कब की बात है, अलाउद्दीन दिल्ली से गुजरात जा रहा है, दिल्ली से कहां जा रहा है, गुजरात। उन दिनों अपने मेवाड़ में राजा थे रतन सिंह के पिताजी, रतन सिंह के पिताजी का नाम था समर सिंह, क्या नाम था, मैं भी कह रहा हूं यदि आपको दिल्ली से गुजरात और दिल्ली से मालवा जाना है तो रास्ते में क्या पड़ेगा, मेवाड़। अब कोई भी
राजा या कोई बंदा, मतलब अपने यदि किसी के दूसरे के घर से अंदर से जाएंगे, किसी के दूसरे के खेत के अंदर से जाएंगे तो अनुमति लेनी पड़ेगी। मैं हमेशा कहता हूँ गांव की ज्यादातर भाइयों भाइयों की लड़ाइयां यही है कि हमारे खेत के अंदर से नहीं जाने देंगे। गांव के खेती वाले अपने जो भी मुकदमे चाचा जी से इस बात की लड़ाई है कि हमारे खेत के अंदर से आपको रास्ता देंगे। आप तो जब एसटीएम बन जाओगे तब आपके पास में रेवेन्यू के मामले आएंगे। कौन से मामले? रेवेन्यू, जमीन और जमीन वाले मामले। आप देखना सारी लड़ाइयां भाइयों भाइयों की है। इस भाई ने उस भाई पर केस कर रखा है, उस भाई ने उस पर कर रखा है। केस किसका? जमीन का। रास्ते की जमीन नहीं देंगे, ये हमारी बाढ़ इधर सरका गई थोड़ी सी, है ना, इन्होंने ये कर लिया, इन्होंने वो कर लिया, सारे मुकदमे ऐसे। तो अलाउद्दीन को यदि दिल्ली से गुजरात जाना, रास्ते में क्या आएगा? मेवाड़। मेवाड़ का राजा कौन है? समर सिंह। तो समर सिंह से परमिशन तो लेनी पड़ेगी। तो उसने समर सिंह को कहा कि भाई समर सिंह, मैं गुजरात जा रहा हूँ, क्या तेरे मेवाड़ के अंदर से होकर जा सकता हूँ? समर सिंह का नाथी का बड़ा है क्या? जिसके जी में आया, यहाँ से आया, निकल गया, टैक्स लगेगा। अपने एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, टोल टैक्स लगता है। उन्होंने टोल टैक्स जमा करा, चला जा। अलाउद्दीन का भाई स्टाफ, तू राजा मैं राजा, इतना स्टाफ तो चलता। उसने कहा ना, इस मामले में कोई स्टाफ नहीं, दोस्ती दोस्ती की जगह बिजनेस है, बिजनेस है हमारा। हम तो इस लोकेशन पर इसीलिए बैठे हैं, इधर से इधर जाएगा तो भी टैक्स देगा, इधर से इधर जाएगा तो भी क्या देगा? टैक्स। तो अलाउद्दीन बेचारा समर सिंह को टैक्स देके गया। फिर उसने समर सिंह को कहा कि देख लेना, मैं तुम्हारे पर आक्रमण करूंगा। समर सिंह का वो तब का तब देखेंगे, एक बार टैक्स ला। अलाउद्दीन गुजरात गया, गुजरात लूटा उसने, बहुत ढंग से लूटा, खूब सारे पैसे मिले, चुपचाप दिल्ली चला गया। उसने समर सिंह से वापस कोई बातचीत, वो शायद इस बात को भूल भी जाता कि समर सिंह ने उसे टैक्स ले लिया था। पर भाई साहब, आस पड़ोस वाले ऐसी बातों को भूलने कब देते हैं? अब अलाउद्दीन कभी अपने दरबार में बैठ के गए कि मैं हिंदुस्तान का वो राजा हूं जिससे सब डरते हैं, और आगे जो 5-7 मंत्री बैठे रहते वो मुंह के हाथ लगा लगा हंसते, कौन यहाँ मार देते, कैसी बातें कर रहा है? अलाउद्दीन किस बात की हंसी? ना ना, कोई पुरानी बात याद आ गई थी। कौन सी पुरानी? नहीं, हमारी कोई बात थी, नहीं बतानी पड़ेगी क्या बात थी। तो टोल टैक्स होता ना सर, टोल टैक्स। अलाउद्दीन बेचारा परेशान था, तो उसको बदला लेना पड़ा इस वजह से, क्योंकि आसपास वाले जीने, और छोड़ो, वो कभी गली में जा रहा होता तो बच्चे पीछे से आवाज लगा देता, वो टोल टैक्स है। देखो, देखो अलाउद्दीन जब गुजरात जा रहा था, व्हेन अलाउद्दीन वाज गोइंग टू गुजरात, अलाउद्दीन जब गुजरात जा रहा था, अगला पॉइंट लिखना ना, कितने लिख लिया पहले अपने? चौथा लिख लो। अलाउद्दीन जब गुजरात जा रहा था, व्हेन अलाउद्दीन वाज गोइंग टू गुजरात, तब मेवाड़ के समर सिंह ने, देन समर सिंह ऑफ मेवाड़, तब मेवाड़ के समर सिंह ने, देन समर सिंह ऑफ मेवाड़, उसे कर वसूल किया था, कलेक्टेड टैक्स फ्रॉम हिम, उसे कर वसूल किया था, कलेक्टेड टैक्स फ्रॉम हिम, उसे कर वसूल किया था, कलेक्टेड टैक्स फ्रॉम हिम, कलेक्ट किया टैक्स, कर वसूल किया था, कलेक्टेड टैक्स फ्रॉम हिम। अतः वह इसका बदला लेना चाहता था, सो ही वांटेड टू टेक रिवेंज ऑफ इट। अतः वह इसका बदला लेना चाहता था, सो ही वांटेड टू टेक रिवेंज ऑफ इट। अतः वह इसका बदला लेना चाहता था, सो ही वांटेड टू टेक रिवेंज ऑफ इट। वो इसका क्या लेना चाहता था? अच्छा मुझे एक बात बताओ कि जैत्री सिंह इल्तुतमिश को हरा देता है, जैत्री सिंह नासिरुद्दीन महमूद को हरा देता है, समर सिंह अलाउद्दीन से टैक्स ले लेता है, मेवाड़ कमजोर हो रहा है, शक्तिशाली हो रहा है। कोई भी राजा ये नहीं चाहेगा कि उसके पड़ोस में दूसरा शक्तिशाली हो जाए। अलाउद्दीन को पता है कि आज मेवाड़ वाले मेरे से टैक्स ले रहे हैं, कल को दिल्ली आ जाएंगे। आज तो जब मैं मेवाड़ से जा रहा हूं तब टैक्स मांग रहे हैं, कल दिल्ली आ कहेंगे टैक्स दो। ये शक्तिशाली है, उससे पहले इनको क्या कर दिया जाए? दबा दिया। तो मेवाड़ की शक्तियां बढ़ रही थी, अलाउद्दीन उनको क्या करना चाहता है? दबाना चाहता, कंट्रोल सप्रेस करना चाहता। लिख लो, मेवाड़ की शक्तियां बढ़ रही थी, मेवाड़ पावर वाज इंक्रीजिंग, मेवाड़ की शक्तियां बढ़ रही थी, मेवाड़ की शक्तियां बढ़ रही थी, मेवाड़ पावर वाज इंक्रीजिंग, मेवाड़ की शक्तियां बढ़ रही थी, मेवाड़ पावर वाज इंक्रीजिंग, तथा अलाउद्दीन इसे नियंत्रित करना चाहता था। एंड अलाउद्दीन वांटेड टू कंट्रोल इट, तथा अलाउद्दीन इसे नियंत्रित करना चाहता था। एंड अलाउद्दीन वांटेड टू कंट्रोल इट, अलाउद्दीन क्या करना चाहता था? नियंत्रित कर। तो कारण यह है कि वो अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता है। चित्तौड़ का किला ऊंची जगह पर, इसलिए किले पर कब्जा करना चाहता है। मेवाड़ से दिल्ली, गुजरात वाले, दिल्ली से गुजरात और मालवा के ट्रेड रूट जाते हैं, ट्रेड रूट पे कब्जा करना चाहता है। समर सिंह ने टैक्स लिया था, उसका वो बदला लेना चाहता है। और मेवाड़ की शक्तियां बढ़ रही है तो उन शक्तियों क्या करना चाहता है? दबाना चाहता है, कंट्रोल करना चाहता है। मुख्य मुख्य कारण तो ये। और जब मैं ये कारण लिखवाता हूँ, स्टूडेंट मन ही मन सोचता है सर ओरिजिनल कारण तो नहीं लिखवाया आपने, क्योंकि स्टूडेंट ने बचपन से पढ़ रखा होता है अलाउद्दीन अटैक क्यों किया था। फिर वो कहता है सर मैंने तो मूवी भी देख रखी है और मुझे पता है सर उसने पद्मिनी के लिए किया था। आप बात तो बहका रहे हो, इधर उधर की बात है। यदि अलाउद्दीन पद्मिनी के लिए अटैक करता तो बाकी जगह क्यों की उसने? उसने पूरे भारत पे अटैक किया, बाकी जगह कौन सी पद्मिनियां थी? कारण दूसरे रहते हैं। पर फिर भी एक कारण वो भी रहा होगा, सबसे लास्ट में लिख लेकर। कितने पॉइंट हो गए? 5। छठा लिख लो, पद्मिनी की सुंदरता, ब्यूटी ऑफ पद्मिनी, पद्मिनी की सुंदरता, ब्यूटी ऑफ पद्मिनी। पर फिर भी मैं कहूं कि कभी मेंस में क्वेश्चन आएगा कि अलाउद्दीन खिलजी के मेवाड़ पर आक्रमण के कारण क्या थे, पहले 5 ऊपर वाले लिखने हैं, जगह बचे तो पद्मिनी की सुंदरता लिखना है। पर मैं आपको गारंटी देता हूं यदि ये सवाल है, आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? क्योंकि आपके बाकी वाले कारण दिमाग में रहेंगे नहीं, आपके ये याद आएगा और आप 3 लाइन इसी पे लिख देंगे। हालांकि पद्मिनी बहुत सुंदर थी, इतनी अधिक सुंदर थी कि आक्रमण करना ही पड़ा। सुंदरता के लिए तो आक्रमण किए जाते हैं, पहले भी इस प्रकार के आक्रमण होते रहे थे, अब भी एक आक्रमण हो गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है? फिर आपको याद है अरे साम्राज्य विस्तार भी, हाँ वैसे साम्राज्य का विस्तार भी करना चाहता था, पर फिर भी सुंदरता तो सुंदरता ही होती है। आप ले दे के अपनी 5 लाइनें 5 लाइनें सुंदरता में भर दोगे भाई, दूसरी चीजें याद है। पर अपने याद रखना है कि वो अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता है, चित्तौड़ के किले पर कब्जा करना चाहता है, ट्रेड रूट पर कब्जा करना चाहता है, टैक्स लिया उसका बदला लेना चाहता है, शक्तियों को नियंत्रित करना चाहता है, फिर लास्ट में पद्मिनी को भी प्राप्त करना चाहता है। आई बात समझ? अलाउद्दीन अटैक किया, अलाउद्दीन अटैक किया तो अब किला बहुत ऊपर बना हुआ, अलाउद्दीन किले के अंदर जा नहीं सकता। जो ऊपर बंदा बैठा होगा उसकी लोकेशन अच्छी है तो वो नीचे वाले को नुकसान नहीं पहुंचाएगा।
पर अलाउद्दीन इस बार खार खा के आया था। अलाउद्दीन का कुछ ही हो जाए, इस बार अपने किले पे कब्जा करें। होते क्या थे अपने राजस्थान में, जब भी यूं लगता कि सेना बराबर है कि भाई 10,000 अगले के पास है, 10,000 ही अपने पास, 10,000 ने अपने पास 7-8,000 भी है, तो भी कहते मैदान में जाके लड़े। तो मैदान की लड़ाई होती है, आमने सामने की लड़ाई होती है। पर यह लगता है कि अपने पास तो 10,000 और सामने वाला लेके 70,000, तो मैदान में जाने का कोई भी मतलब है, तो अपने किले में लड़ेंगे। दो प्रकार की लड़ाई होती है, या तो मैदान में लड़ेंगे, किस में लड़ेंगे, किले। तो सेना बराबर की होती है तब तो कहां लड़ते, मैदान। सेना बहुत कम होती, बहुत रेशियो कम होता, तब कहां लड़ते, बाद में किले। किले में लड़ने का मतलब है अपने किले के अंदर बैठे रहेंगे, दुश्मन किले के अंदर घुस नहीं सकता। दुश्मन इतनी दूर से आया, कितने दिन बाहर बैठा रहेगा, 15 दिन, महीना, 2 महीना, 3 महीना, चुपचाप लास्ट में चला जाएगा। फिर जो बंदा दिल्ली से आया, वो खाना पीना, घोड़ों का दाना कहां से लेके आएगा, उसकी दिक्कत आएगी ना बाद में। तो दिक्कतें कौन सहन करेगा, थोड़े दिन में अपने बोरिया बिस्तर उठा के चला जाएगा, अपने को लड़ाई करने की आवश्यकता भी नहीं, और ऊपर आने की कोशिश करेगा तो बाटे मार मार के मार लेंगे। पर अलाउद्दीन इस बार खार ही खा गया। अलाउद्दीन 8 महीने बैठा था। कितने महीने बैठा था, 8 महीने में समस्या ही हुई, उनके अंदर का अनाज खत्म हो गया। उनका भी तो स्टॉक खत्म होगा ना 8 महीने के अंदर। बाहर वाला तो फिर भी इधर उधर खेती करके ला सकता है, तुम अंदर इतनी व्यवस्था कहां से करोगे, अंदर इतने भी नहीं है कि इतनी सारी व्यवस्था कर ली जाए। फिर जब भी ऐसे बड़े आक्रमण होते तो जो आसपास की पब्लिक होती है उनको किले के अंदर शिफ्ट करते, कि वरना यदि पब्लिक बाहर रहेगी तो बाहर तो बैठा वो पब्लिक को भी मारेगा। तो 30,000 पब्लिक थी लगभग, कितनी पब्लिक थी, वो सारी किले के अंदर है। इतनी पब्लिक एक साथ जब एक जगह आ जाएगी तो खाना पीना खत्म ही होना। 8 महीने तक चलाया, बाद में इनको फाइनल लगा गया, पार पड़ेगी नहीं। तो अब अपने को लड़ना ही पड़ेगा, दो तरीके हैं, या तो मरो भूख से या मरो लड़ते हुए। फिर लगता है भूख से मरे इससे अच्छा तो क्या करें, लड़ते हुए। अच्छा लड़ते हुए मरेंगे तो अपने कितने आदमी है, 10,000, बाहर दुश्मन बैठा है 1,70,000 80,000 बैठा है, चलो पक्का है कि अपने 10,000 तो लड़ते हुए मरेंगे, उसमें तो कोई डाउट ही। पर अब उनका एक ही उद्देश्य होता है कि अपने तो 10,000 मरेंगे, पर इनके 20,000 30,000 40,000 जितने मारे जाए उतने मार के मरे, जितनी अधिक हानि पहुंचा सकते हैं उतनी हानि पहुंचा के मरे। जैसे मैं सिंपल एग्जांपल दूं कि आप अकेले हो, मैं तो आपकी मेरी बात कर लो, अपने अकेले हैं और 5 बंदे आ गए और अपने को पता है पक्के मरेंगे, ये मार के जाएंगे, अपने दिमाग में सबसे पहले आएगा 2-3 सल्टा दूं, भले बटके भर भर के मारने पड़े, पर एक आधे को तो मरूं यार, मैं कम से कम, मैं तो मरूंगा, मुझे तो दिख ही रहा है, इनका एक आधा तो लेके मरूं कम से कम। पर एक समस्या मध्यकाल में दूसरी आई। पहले अपने जब भी यहाँ लड़ाइयाँ होती, प्राचीन काल में भी लड़ाइयाँ होती राजाओं के बीच, एक राजा ने दूसरे राजा पर अटैक किया, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, यह है कि बाहर जो दूसरे राजा ने अटैक किया वो जीत गया। क्या करेगा जीतने के बाद, जीत गया तो वो जो दूसरा वाला हारा उसके साथ क्या क्या हो सकता है, हारा वो या तो मर गया होगा या हारने के बाद उसको गिरफ्तार कर लिया होगा, ये कंडीशन हो सकती है। दोनों कंडीशन में यदि उसको गिरफ्तार कर लिया तो भी जो राजा जीतता वो उसको कहता आपकी राजधानी पर मैं कब्जा करूंगा, तू यहाँ से छू मंत्र हो जा, भाग यहाँ से। और उसके परिवार का परिवार लेके निकल। यदि उसकी अधीनता स्वीकार कर लेता तो उसको छोटी मोटी जागीर दे देते, वरना भी उसको राजधानी से निकाल देते, तुम और कहीं जाकर अब ये तेरी राजधानी हमारी है। यदि वो मर गया तो उसके परिवार को करेगा निकलो, अभी राजधानी हमारी, तुम यहाँ से जाओ। पर परिवार को हानि नहीं पहुंचाते थे, यानी महिलाओं को और बच्चों को किसी प्रकार की हानि पहुंचा जाए ऐसा नहीं होता था, अपवाद छोड़ दिए जाए, बाकी बड़े तौर पर कभी भी ऐसा होता नहीं था। मध्य काल में जो बाहर से आक्रमणकारी आए थे उनके साथ समस्या दूसरी थी, वो जब भी कहीं पर कब्जा करते सबसे पहले महिलाओं को उठा के लेके जाते। इसलिए समस्या आई कि यदि 10,000 आदमी बाहर लड़ते हुए मारे गए कोई बड़ी बात नहीं, पहले भी मरते थे लड़ाई में, अब मर जाएंगे, मैदान की लड़ाई में मरते हैं, इस लड़ाई में मर जाएंगे, कि महिलाओं को उठा के ले जाएंगे। और महिलाओं के साथ में बाद में बड़ा बुरा बर्ताव था, ठीक वैसा जैसा आप अभी इजराइल फिलिस्तीन में देख रहे हैं, महिलाओं को सरेआम उठा के ले गए, कपड़े फाड़ दिए उनके, नंगा करके घुमाया जा रहा है, जैसा आप मणिपुर में देख रहे हैं, कुछ वैसा वैसा वो लोग उन दिनों कर रहे थे। ये लगा यार ये तो बहुत गलत तरीका है। पर एक महिला को ये लगता कि भाई मेरे को मेरे परिवार के मरने के बाद मेरे को उठा के ले जाएंगे, सेक्स स्लेव की तरह रखेंगे, बहुत बुरा बर्ताव किया जाएगा, वो सोचती इससे अच्छा मरी जाऊं। तो यहाँ पर अपना एक तरीका आया, उन लड़ाइयों को बोला करते साका। क्या बोलते, जब भी ऐसी लड़ाइयां होती, जब लगता है किले में पार नहीं पड़ेगी, बाहर जाके लड़ना पड़ेगा, लड़ाई में क्या बोलते। अब उन 10,000 आदमियों को पता है कि अपने बाहर लड़ते हुए मारे जाएंगे, महिलाएं बचेगी तो ये महिलाओं को उठा के ले जाएंगे, उनके जाने से पहले ही महिलाएं खुद अग्नि में जल जाया करती, उसको बोलते जोहर। क्या बोलते, पता ही है ये सब तो मरेंगे, ये मरेंगे तो बाद में आके ये कब्जा करेंगे अपने पर, इससे अच्छा है। जीवन का उद्देश्य केवल सांस लेना नहीं है, जीवन का उद्देश्य गरिमा युक्त जीवन। कैसा जीवन, जिसमें आपके पास ऑनर तो रहे, लाइफ ऑनर के साथ होनी चाहिए, प्राइड के साथ होनी चाहिए। उन्हें लगा यार बाद में कोई अपने को इस प्रकार की हालत में रखे, इससे पहले इससे अच्छा मृत्यु बहुत अच्छी, इससे अच्छे तो वो महिलाएं जोहर कर लिया करती। फिर सारे पुरुष जो होते वो केसरिया कपड़े पहन के जाते, कैसे कपड़े पहन के, केसरिया कपड़े पहन के जाते बाहर लड़ने के लिए, और बाहर दुश्मन से लड़ते, इसको क्या बोला करते, केसरी। फिर इन दोनों को मिला के क्या बोलते, क्या बोलते, साका। तो साके में क्या क्या दो चीजें होती, जोहर और केसर। लाइन चेंज करके लिखो, कारण हो गया अलग से लिखो। 1300, हाँ किसके कौन से विद्रोही हूँ, फिर तार गलत जुड़ गए थोड़े, लिखो लाइन चेंज कर लिखो। 1303 ईस्वी में इन 1303 एडी, 1303 ईस्वी में इन 1303 चित्तौड़ का पहला साका हुआ, फर्स्ट साका ऑफ चित्तौड़ वाज हैपेंड। चित्तौड़ का पहला साका हुआ, फर्स्ट साका ऑफ चित्तौड़ वाज हैपेंड। चित्तौड़ का पहला साका हुआ, फर्स्ट साका ऑफ चित्तौड़ वाज हैपेंड। महिलाएं क्या करती थी, जोहर। महिलाओं की रानी कौन है, पद्मिनी। तो पद्मिनी ने 1600 अन्य महिलाओं के साथ जोहर किया, लिखो रानी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ, क्वीन पद्मिनी अलोंग विद 1600 वीमेन। रानी पद्मिनी ने 1600 अन्य महिलाओं के साथ, क्वीन पद्मिनी अलोंग विद 1600 अदर वीमेन। रानी पद्मिनी ने 1600 अन्य महिलाओं के साथ, क्वीन पद्मिनी अलोंग विद 1600 अदर वीमेन। जोहर किया, कमिटेड जोहर। जोहर किया, कमिटेड जोहर। जोहर किया, कमिटेड जोहर। लाइन चेंज कर लिखो। रतन सिंह के नेतृत्व में केसरिया किया गया, पुरुष केसरिया करते, रतन सिंह के नेतृत्व में केसरिया किया गया, केसरिया टुक प्लेस अंडर लीडरशिप ऑफ रतन सिंह। रतन सिंह के नेतृत्व में केसरिया किया गया, केसरिया टुक प्लेस अंडर लीडरशिप ऑफ रतन सिंह। रतन सिंह के नेतृत्व में केसरिया किया गया, केसरिया टुक प्लेस अंडर लीडरशिप ऑफ रतन सिंह। किसके नेतृत्व में किया गया, रतन सिंह के जो सेनापति थे उनके नाम थे गौरा और बादल। क्या क्या नाम थे, लिख लो, रतन सिंह के सेनापति, कमांडर्स ऑफ रतन सिंह, गौरा और बादल। लिख लो, रतन सिंह के सेनापति, कमांडर्स ऑफ रतन सिंह।
बराबर नाम लिख लेना दोनों के ना, गौरव और बादल। कौन कौन सेनापति बताओ देखिए, किसके सेनापति है? रतन। अलाउद्दीन फाइनली यहाँ पर कब्जा करने में सफल हो जाता है। अलाउद्दीन कब्जा करता है 25 अगस्त 1303 को। कब करता है? लिख लो, 25 अगस्त 1303 ईस्वी को। और 25 अगस्त 1303 एडी, 25 अगस्त 1303 ईस्वी को, 25 अगस्त 1303 एडी, 25 अगस्त 1303 ईस्वी को, 25 अगस्त 1303 एडी। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। अलाउद्दीन कैप्चर चित्तौड़। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। अलाउद्दीन कैप्चर चित्तौड़। उसको गुस्सा आ रखा था भयंकर, क्योंकि ये थोड़े लोग थे, 7-8 हजार लोग थे। अलाउद्दीन की बड़ी सेना मारी थी इन्होंने। उसको था कि यार 7-8 हजार आदमी मेरे, यार 20-30 हजार सल्टा के चले गए। उसके दिमाग में था मैं जाऊंगा अंदर, अंदर जाके इनके परिवार को उठा के लेके चला जाऊंगा। अंदर आया तो अंदर परिवार तो पूरा पहले मर चुका है। लगा यार अपने नुकसान का नुकसान हुआ, कुछ मिला और नहीं। यहाँ पर तो जो निर्दोष पब्लिक बैठी थी, सीधे साधे लोग बैठे थे, जिनका सीधा सीधा लड़ाई से कोई भी लेना देना नहीं था, अलाउद्दीन उन सबको मार देता है, नरसंहार करता है। क्या करवाता है? कितने लोगों का? देखो, उसमें चित्तौड़, उसने चित्तौड़ में 30,000 लोगों का नरसंहार करवाया। He massacred 30,000 people in चित्तौड़। उसने चित्तौड़ में 30,000 लोगों का नरसंहार करवाया। He massacred 30,000 people in चित्तौड़। उसने चित्तौड़ में 30,000 लोगों का नरसंहार करवाया। साधारण जनता, महिला, पुरुष, जिनका लड़ाई से कोई लेना देना नहीं, किसान, मजदूर, सबके सब बाहर निकाले गए, गर्दनें काट दी गई। कितने लोगों का नरसंहार करवाया? 30,000। किसने? अलाउद्दीन। फिर उसका एक बेटा था, उस बेटे का नाम था खिजर खान। क्या नाम था बेटे का? बेटा था उसका, बेटे का नाम क्या है? खिजर। और उसने थोड़ा ढंग से तोड़ा चित्तौड़, मंदिर मंदिर तोड़ दिए, मूर्तियां तोड़ दी, बिल्डिंग्स वगैरह में आग लगा दी, खेतों में आग लगा दी। फिर उसने अपने बेटे खिजर खान कहा, बेटे खिजर खान, मैंने चित्तौड़ को बर्बाद कर दिया। मैंने क्या कर दिया? अब तेरी ड्यूटी लगा के जाता हूं, तो इसको आबाद कर। तो इसको क्या करे? वापस बसा, तेरे हिसाब से कर। खिजर खान इसको आबाद करेगा, इसलिए नाम था खिजराबाद। क्या नाम क्या था? तो नाम खिजराबादी क्यों है? क्योंकि अब इसको आबाद करने का काम किसको दिया गया? कौन है खिजर खान? अलाउद्दीन का बेटा। देख लो, उसने अपने बेटे खिजर खान को चित्तौड़ सौंप दिया। ही हैंडेड ओवर चित्तौड़ टू हिज सन खिजर खान। उसने अपने बेटे खिजर खान को चित्तौड़ सौंप दिया। ही हैंडेड ओवर चित्तौड़ टू हिज सन खिजर खान। अपने बेटे खिजर खान को चित्तौड़ सौंप दिया। ही हैंडेड ओवर चित्तौड़ टू हिज सन खिजर खान। खिजर खान को चित्तौड़ सौंप दिया तथा इसका नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया। एंड रीनेम्ड इट एज खिजराबाद। तथा इसका नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया। एंड रीनेम्ड इट एज खिजराबाद। तथा इसका नाम बदलकर क्या कर दिया? खिजराबाद। तो अब कोई पूछे कि चित्तौड़ का नाम बदलकर अलाउद्दीन ने क्या कर दिया था? खिजरा। अब कोई हमें पूछे तुम्हें क्या पता खिजराबाद किया था कि नहीं किया था? चित्तौड़ में एक दरगाह है, धाईबी पीर की दरगाह। किसकी दरगाह? मुस्लिम जो संत हुआ करते हैं उनको बोलते पीर। क्या बोलते? तो एक धाईबी नाम के पीर है, उनकी क्या बनी हुई है? दरगाह। चित्तौड़ के अंदर किसकी दरगाह? धाईबी पीर की दरगाह। समझते हो ना? जो सूफी संतन होते हैं, उनके जो चबूतरे बने होते हैं, जहां पर उनको समाधि वगैरह दी जाती है, उसको क्या बोलते हैं? दरगाह। मैं कल ही आपको बता रहा था, कोई मंदिर, महल, मालिया, दरगाह कुछ ही बनते हैं, उनके बाहर क्या लगते हैं? अभिलेख। मुसलमान जब आ गए थे तो भारत की भाषा हो गई थी फारसी। कौन सी आ गई थी? इसलिए यहाँ पर जो अभिलेख लगा वो कौन सी भाषा का होगा? फारस। कौन सी भाषा का? पर्शियन लैंग्वेज का एक अभिलेख है यहाँ पर, 1325 ईस्वी का। कौन सी ईस्वी का? कहां पर है दरगाह? चित्तौड़। कहां पर है? चित्तौड़। और उसमें नाम चित्तौड़ का चित्तौड़ नहीं लिखा हुआ है। क्या नाम लिखा हुआ है? तो अपने लगता है कि हाँ यार, जब तक इधर मुसलमानों का राज रहा था तब तक उन्होंने चित्तौड़ का नाम क्या रखा था? ऐसा कौन सा अभिलेख में पता चलता है? धाईबी पीर की दरगाह का कौन सी भाषा का अभिलेख? पहले वाले अपने अभिलेख या तो संस्कृत में मिलते हैं, या अपने राजस्थानी थे तो राजस्थानी मिलते हैं। मध्यकालीन मुसलमानों के जो अभिलेख थे कौन सी भाषा में आ गए? कौन सी भाषा में? फारसी। लिखो, धाईबी पीर की दरगाह के फारसी अभिलेख में, इन पर्शियन इंस्क्रिप्शन ऑफ दरगाह ऑफ धाईबी पीर। धाईबी पीर की दरगाह के फारसी अभिलेख में, इन पर्शियन इंस्क्रिप्शन ऑफ दरगाह ऑफ धाईबी पीर। धाईबी पीर की दरगाह के फारसी अभिलेख में, इन पर्शियन इंस्क्रिप्शन ऑफ दरगाह ऑफ धाईबी पीर, चित्तौड़ का नाम खिजराबाद दिया गया है। नेम ऑफ चित्तौड़ इज मेंशन्ड एज खिजराबाद। चित्तौड़ का नाम खिजराबाद दिया गया है, या चित्तौड़ का नाम खिजराबाद मिलता है। नेम ऑफ चित्तौड़ इज मेंशन्ड एज खिजराबाद। चित्तौड़ का नाम खिजराबाद मिलता है। नेम ऑफ चित्तौड़ इज मेंशन्ड एज खिजराबाद। चित्तौड़ का नाम क्या मिलता है? कब का है ये अभिलेख? 1325। क्या कब का है? लिख लो कोष्टक में 1325। इसी कोष्टक में लिख लो पहले लाइन के, ताकि याद रहेगा। क्योंकि मैं आगे याद नहीं करना वैसे, पर मैं अभी एक चीज रिलेट करेंगे अपने, तुम वापस पूछूंगा। अब चित्तौड़ 1303 में किसको सौंप के चला गया अलाउद्दीन? किसको? खिजर खान। यहाँ चित्तौड़ के किले के पास एक नदी बहती है, गंभीरी। कौन सी नदी है? तो खिजर खान या गंभीरी नदी पर एक पुल बनवाता है। क्या बनवाता है? खिजर खान ने गंभीरी नदी पर पुल का निर्माण करवाया। खिजर खान बिल्ट ब्रिज ओवर रिवर गंभीरी। खिजर खान ने गंभीरी नदी पर पुल का निर्माण करवाया। खिजर खान बिल्ट ब्रिज ओवर रिवर गंभीरी। खिजर खान ने गंभीरी नदी पर पुल का निर्माण करवाया। खिजर खान बिल्ट ब्रिज ओवर रिवर गंभीरी। गंभीरी नदी पर पुल का निर्माण करवाया। पहले, बाद में कैसे करेंगे? तो फिर होता ही नहीं था साका, फिर मैदान में जाके लड़ते। फिर क्यों करें? यदि मिलिट्री बराबर है तो साका करेंगे नहीं, बाद में मैदान में जाके आमने सामने की लड़ाइयां होगी। है? फिर भी हार जाते तो भी इसका मतलब दुश्मन के भी बहुत सैनिक मरे, वापस भाग जाएगा। नहीं करते। भाई मेरी बात सुनो, कि जोहर उस स्थिति में किया जाता जब उस महिला को पता था कि मेरा परिवार मर जाएगा, किसी भी प्रकार से बच। मैं हमेशा कहता हूं कि अभी मणिपुर वाला जो वीडियो आया, जिसमें से एक महिला को कपड़े उतार के घुमाया जा रहा है, या इजराइल वाली वीडियो है, या भीलवाड़ा में एक बच्ची के साथ वो घटना हुई, रेप के बाद उसे भट्टी में जला दिया गया। यदि उन महिलाओं को पहले कहा जाता कि हम तुम्हारे साथ ये करेंगे, दूसरा कोई रास्ता चुन सकती हो, क्या चुनती हो? सम्मानजनक तरीके से तो मरे।
सीधी सी बात है। जब मुझे पता ही चल जाए कि भाई मैं मरूंगा और मेरे परिवार को बाद में, ये बाहर वाले जो लोग हैं इनमें इतनी बुद्धि नहीं है, इनमें इतना विवेक नहीं है, महिलाओं के प्रति बेहद क्रूर लोग हैं, ये ऐसा ही करेंगे, महिलाओं को उठा के ले जाएंगे, सीधा सा था, इससे अच्छा वो परिवार का लेकर क्या लिखा है? गंभीर नदी पर क्या बनवाया? जैसे हिंदुओं में कोई मर जाता तो अंतिम संस्कार करते हैं, तो अंतिम संस्कार में छतरियां बनाते हैं। अभी भी गांव के अंदर चबूतरा उतरा कुछ ना कुछ, कोई बड़ा बुजुर्ग को गांव में सरपंच चौधरी टाइप का आदमी आज भी एक्सपायर हो तो बाहर चबूतरे बना दे, लिखा बेटा फलाने चौधरी साहब की मृत्यु इस दिन यहाँ पर हुई थी, फलाने सरपंच साहब की मृत्यु यहाँ पर हुई थी, उनका अंतिम संस्कार किया गया, उनके बेटे ने यहाँ पर चबूतरे का निर्माण किया, छतरियां बनवाते, चबूतरे बनवाते। मुसलमानों में तो दफनाते, तो जहां पर दफनाते वहां पर बनाते मकबरे, क्या बनवाते? मगर तो खिजर खान के परिवार में यहाँ पर कोई एक्सपायर हुआ तो खिजर खान ने यहाँ पर क्या बनवाया? मकबरा। देख लो, खिजर खान ने मकबरे का निर्माण करवाया, खिजर खान ने चित्तौड़ में, पूरा लिख लो, खिजर खान ने चित्तौड़ में मकबरे का निर्माण करवाया, खिजर खान बिल्ट टूम एट चित्तौड़, खिजर खान ने चित्तौड़ में मकबरे का निर्माण करवाया, खिजर खान बिल्ट टूम एट चित्तौड़, चित्तौड़ में मकबरे का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? फिर मैंने बताया जब भी कोई मकबरा, महल, मालिया, दरगाह कुछ भी निर्माण कार्य करवाएंगे उनके बारे में लिखवाते मैंने बनवाया, तो खिजर खान यहाँ पर भी अभिलेख लगवाता होगा, मैंने बनवाया, मेरा नाम खिजर खान है और मैं ये मकबरा बनवा रहा हूँ, फलान जी की याद में इस मकबरे को बनवा रहा हूँ। पर बता यार क्या पता तुम मेरे को जानते हो नहीं जानते? पापा का नाम अलाउद्दीन खिलजी है, पापा का नाम क्या है? और वो लिखता है अपने पिताजी के बारे में, लिखता है कि मेरे पिताजी का नाम अलाउद्दीन खिलजी है और वो भाई साहब दूसरे सिकंदर है। क्या है? सेकंड अलेक्जेंडर, वो दूसरा सिकंदर। या तो सिकंदर ने दुनिया जीती थी या मेरे पापा क्या जीत रहे हैं? दुनिया। वो कहता है मेरे पिताजी ईश्वर की छाया है, ये कई बार बैठे बैठे खुद ही कहते रहते हैं पुनिस भगवान है। वो कहता है कि मेरे पिताजी संसार के रक्षक है। क्या है संसार के? भाई आपने नॉर्मली क्या मानते हैं कि संसार की रक्षा कौन करता है? पर वो तो खुद ही भगवान है, तो क्या है? संसार का रक्षक। तो अब कोई पूछेगा कि चित्तौड़ के मकबरे के अभिलेख में अलाउद्दीन खिलजी को क्या क्या बताया गया है? क्या क्या बताया गया? दूसरा सिकंदर। किसको बताया गया? अलाउद्दीन खिलजी को। कौन बता रहा है ऐसा? कहां पर लगा हुआ अभिलेख? मकबरे। कौन सी भाषा में होगा? लिखो मकबरे के फारसी अभिलेख में, इन पर्शियन इंस्क्रिप्शन ऑफ टूम, कोष्टक में 1310 ईस्वी लिख लेना। मकबरे के फारसी अभिलेख में, इन पर्शियन इंस्क्रिप्शन ऑफ टूम, मकबरे के फारसी अभिलेख में अलाउद्दीन खिलजी को, अलाउद्दीन खिलजी इज, अलाउद्दीन खिलजी को, अलाउद्दीन खिलजी इज, अलाउद्दीन खिलजी को दूसरा सिकंदर, ईश्वर की छाया तथा संसार का रक्षक बताया गया है। दूसरा सिकंदर, ईश्वर की छाया तथा संसार का रक्षक बताया गया। अलाउद्दीन खिलजी रेफर किया गया उसे। अलाउद्दीन खिलजी रेफर्ड ए सेकंड अलेक्जेंडर, ए सेकंड अलेक्जेंडर, डिवाइन शैडो एंड प्रोटेक्टर ऑफ वर्ल्ड, ए सेकंड अलेक्जेंडर, डिवाइन शैडो एंड प्रोटेक्टर ऑफ वर्ल्ड। अलाउद्दीन खिलजी इज रेफर्ड एज सेकंड अलेक्जेंडर, डिवाइन शैडो एंड प्रोटेक्टर ऑफ वर्ल्ड। दूसरा सिकंदर, ईश्वर की छाया तथा संसार का। सिकंदर का नाम तो सुनाइए, एक बंदा जिसने पूरी दुनिया जीत ली, वो कौन था? तो उसका नाम सिकंदर था ही नहीं जी, उसका नाम था अलेक्जेंडर। इसने किसके कोष्टक में? तो आपने लिखा ना खिजर खान ने मकबरा बनवाया, तो फिर कौन लिखवाएगा? तो मकबरा खिजर खान का है, लिखवाएगा भी कौन? है ना, इतना कुछ सोचना नहीं आपने। तो सिकंदर का नाम सिकंदर नहीं था, सिकंदर का नाम क्या था? ये शायद मैं कल परसों बता रहा था ना आपको, बता ही देना हुआ कि नाम तो उसका था अलेक्जेंडर, और हमने क्या बोल दिया? क्या बोल दिया? तो हमने मुहावरे तक बना दिए, जो जीता वही, उसका नाम ही सिकंदर नहीं है, उसका नाम क्या है? होना चाहिए जो जीता वही अलेक्जेंडर। पर हमने कहा कौन इतना बड़ा नाम अलेक्जेंडर, क्या तेरा नाम? आज से नाम बदलने में माहिर है। ईरान का एक राजा था, उसका नाम था डेरियस। क्या नाम था? हमने हमारी किताब में लिखा दारा सिंह। दारा दारा ठीक लगेगा, दारा लगेगा, तो डेरियस का नाम क्या कर दिया हमने? तो अपने ऐसा कुछ भी कर सकते हैं, नाम बिगाड़ने में तो अपने से ऐसा अल्लट को जब आलू कह सकते हैं, तो हम सिकंदर को भी क्या, अलेक्जेंडर को भी क्या कर सकते हैं ऐसे। तो जैसे पर अलाउद्दीन खुद ही ये कहता है कि मैं दूसरा सिकंदर हूं, जैसे सिकंदर ने दुनिया जीती थी वैसे मैं दुनिया जीता हूं। खिजर खान लिखता है कि मेरे पिताजी क्या है? दूसरे सिकंदर, ईश्वर की छाया, संसार का। फिर मैंने बताया था ये भारत में सब राजाओं के साथ ही था, वो सारे राजा ये मानते थे हम ईश्वर की तरफ से राज कर रहे हैं। किसकी तरफ से राज कर रहे हैं? तो मेवाड़ वाले भी तो कह रहे हैं हम किसके दीवान है? हम राज नहीं कर रहे, राज तो एकलिंग जी कर रहे हैं, हम तो उनका आगे हिसाब किताब देख रहे हैं। वैसे वैसे अलाउद्दीन कह रहा है मैं राज नहीं कर रहा, राज तो कौन कर रहा है? मैं छाया हूं उसकी तरफ से यहाँ पे देख रहा हूँ। बात ईश्वर संसार संभालता है, अभी संसार मैं संभाल रहा हूँ, इसलिए क्या संसार का आई बात समझ में? तो मकबरे, अब ना कई बार सवाल ऐसा आता है कि राजस्थान में किस स्थान पर मिले एक अभिलेख में अलाउद्दीन खिलजी को दूसरा सिकंदर बताया गया है। तो आपने लगता है अलाउद्दीन की तारीफ अपने राजस्थान में कोई क्यों करेगा? क्योंकि अलाउद्दीन तो राजस्थान में लोग कटवा के गया था, मरवा के गया था, अपने वाले क्यों तारीफ करेंगे? पर तब याद रखना उसका बेटा कुछ दिन तक यहाँ रह के गया था, बेटा तो तारीफ ही करेगा, तो बेटा उसको क्या लिखवाएगा? दूसरा सिकंदर। इधर 1311 में अलाउद्दीन अपने एक और किले पर कब्जा करता है, जालोर। कहां कब्जा करता है? जालोर पे कब्जा करके अलाउद्दीन वापस चला गया अपने दिल्ली। खिजर खान 1303 में आ गया था चित्तौड़, अब 1311 आ गया, खिजर खान का मन लगना बंद हो गया। और खिजर खान ने अलाउद्दीन को मैसेज किया कि डैडी कितने दिन हो गए मुझे मुझे मेरी गर्लफ्रेंड से मिलना है। सच्ची, उसकी गर्लफ्रेंड थी, उसका नाम है देवल रानी। क्या नाम था? वो देवल रानी के चक्कर में वापस चला गया था इधर से। तो उस देवल रानी पर खिजर खान पे पूरी बुक लिखी हुई है अमीर खुसरो की, आसिका। कौन सी बुक है? आसिका। तो आगे आपसे इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे तो पूछोगे आसिका नामक पुस्तक में किस किस की प्रेम कहानी है? खिजर खान और कौन सी बुक है उनपे? अब तो मूवी आशिकी नहीं है, आदित्य रॉय कपूर, श्रद्धा कपूर। हाँ, पुराने वाली किसकी? राहुल राहुल रॉय की। हाँ, वन मूवी वंडर था राहुल रॉय। आशिकी जो पुराने वाली मूवी थी जो महेश भट्ट ने बनाई थी, उसमें राहुल रॉय जो था एक मूवी में सुपर डुपर हिट हो गया और गाने बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए थे। आशिकी मूवी के गाने कौन कौन से गाने बताओ देखे? किस किसने आशिकी मूवी देखी हुई है पुराने वाली, राहुल रॉय वाली? बस केवल 4-5 लोगों ने। बाकी लोग आज ही घर पे जाके पुराने वाली आशिकी देखे। जिन्होंने देख रखी है उसका रिवीजन कर लेना,
और नहीं देखे वो देखें। अरे इतने प्यारे गाने यार कल आते हैं, मैं उसके गाने सुनूंगा आपसे, कोई नहीं पूछूंगा मैं पापा राहुल आपसे। जिसको गाने याद होंगे वो क्लास में बैठेगा, गाने याद नहीं हो क्लास में बैठेगा नहीं बैठेगा आपने। तो आशिक नहीं भाई, आशिक का नाम की बुक थी, अमीर खुसरो ने लिखी थी। किसने लिखी थी? किस पे लिखी? खिजर खान। और कुल मिला के खिजर खान ने कहा मुझे दिल्ली आना है, मुझे वापस बुलाओ। तो अलाउद्दीन ने कहा ठीक है तुम दिल्ली आ जा। तो उसने कहा चित्तौड़ किसको सौंप के आऊं कि मैं एक बंदा भेज रहा हूं। जब उसने जालोर जीता था ना, तो जालोर से एक बंदे को पकड़ के ले गया था, मालदेव सोनग्रा। क्या नाम था? ये जालोर के राजा का भाई था। जालोर का राजा लड़ते हुए मारा गया, ये जिंदा बच गया। जिंदा बच गया तो अलाउद्दीन ने पकड़ लिया तो इसने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार कर ली। तो अलाउद्दीन इसको अपने साथ कहां ले गया? दिल्ली। तो अलाउद्दीन ने इसको कहा कि मालदेव वो मेरा बेटा इतना दिन चित्तौड़ था, अब उसका चित्तौड़ मन नहीं लग रहा, वो तो वापस आ रहा है, मैं तेरे को चित्तौड़ दे रहा हूं, तू राजस्थान का बंदा है, राजस्थान का किला संभाल ले। तो खिजर खान के बाद चित्तौड़ किसको सौंप दिया गया? इसके ना भाई साहब बड़ी बड़ी मूछें थी, इसलिए इसका नाम पड़ गया मूछाड़ा मालदेव। क्या नाम था? मूछों वाला मालदेव। इसलिए क्या बोलने लगे इसको? मूछाड़ा। कहां का था ये? चलो आगे पढ़ेंगे इसके भाई के बारे में और पढ़ेंगे, तब अपने और बात कर लेंगे। लिख लो। थोड़े समय पश्चात, आफ्टर सम टाइम, थोड़े समय पश्चात, आफ्टर सम टाइम, मालदेव सोनग्रा को चित्तौड़ सौंप दिया गया था। कोष्टक में लिख लेना मूछाड़ा मालदेव। मालदेव सोनग्रा को चित्तौड़ सौंप दिया गया था। चित्तौड़ वाज हैंडेड ओवर टू मालदेव सोनग्रा। मालदेव सोनग्रा को चित्तौड़ सौंप दिया गया था। चित्तौड़ वाज हैंडेड ओवर टू मालदेव सोनग्रा। मालदेव सोनग्रा को चित्तौड़ सौंप दिया गया था। चित्तौड़ वाज हैंडेड ओवर टू मालदेव सोनग्रा। चित्तौड़ किसको सौंप दिया गया था? मालदेव सोनग्रा ना। मालदेव सोनग्रा का और नाम क्या है? मूछाड़ा। अभी देखो मैं कह रहा हूं आशिका जो आपकी बुक है वो किसकी लिखी हुई है? अमीर खुसरो। किसकी लिखी हुई है? तो इसका मतलब अमीर खुसरो इस अलाउद्दीन के दरबार में है। इस अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन ने जो राजस्थान पर अटैक किए थे उन पर एक किताब लिखी, उस किताब का नाम है खजाइन उल फुतूह है। क्या नाम है? क्या नाम बुक का बताओ देखे? क्या इस किताब का एक नाम और है? तारीख ए अलई। क्या नाम है? तारीख का मतलब होता है हिस्ट्री। तारीख का मतलब क्या होता है? ये बीच में जहां पे ए लगते हैं इनका मतलब होता है काके की, उल्टी पड़ी जाती है फारसी भाषा। तारीख ए अलई। अलई का मतलब अलाउद्दीन, ए का मतलब काके की, तारीख का मतलब हिस्ट्री। अलाउद्दीन का इतिहास। अलाउद्दीन का इतिहास। या इसी किताब का एक नाम और क्या है? खजाइन उल फुतूह है। क्या नाम बताओ? अब कोई आपसे पूछे कि अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, इसकी जानकारी अलाउद्दीन का कौन सा विद्वान देता है? आपने कौन सी बुक में? उस बुक का एक और नाम क्या है? राइटर का नाम बताओ। क्या नाम है? बुक का नाम बताओ। खजाइन उल फुतूह है। दोबारा बोलो, एक बार और बोलो। क्या नाम है? इसका एक नाम और क्या है? किसका इतिहास है इसमें? अलाउद्दीन का। अलाउद्दीन ने कहां पर अटैक किया? राजस्थान वाले सारे अटैक लिखे हुए इसमें, राजस्थान में उसने कहां कहां पे अटैक किया बस समझो। लिख लो नीचे अलग से लाइन में लिखो। आप तो ये लिख लो, एक बुक पहले ये बुक का नाम लिख लो। आप ये लिखो खजाइन उल फुतूह है और कोष्टक में लिखो तारीख है, फिर मैं बता देता हूं क्या लिखना। केवल बुक का नाम अमीर खुसरो मत लिखना। खजाइन उल फुतूह है, कोष्टक में लिख लो तारीख है अलई। आगे डेस्क लगा के लिखो। यह पुस्तक अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई थी। दिस बुक वाज रिटन बाय अमीर खुसरो। यह पुस्तक अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई थी। दिस बुक वाज रिटन बाय अमीर खुसरो। यह पुस्तक अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई थी। दिस बुक वाज रिटन बाय अमीर खुसरो। लिखो इस पुस्तक से, दिस बुक, इस पुस्तक से, दिस बुक, इस पुस्तक से अलाउद्दीन के राजस्थान पर आक्रमणों की जानकारी मिलती है। दिस बुक प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट अलाउद्दीन अटैक ऑन राजस्थान। इस पुस्तक से अलाउद्दीन के राजस्थान पर आक्रमणों की जानकारी मिलती है। प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट अलाउद्दीन अटैक्स ऑन राजस्थान। अलाउद्दीन के राजस्थान पर आक्रमणों की जानकारी मिलती है। प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट अलाउद्दीन अटैक ऑन राजस्थान। अलाउद्दीन के राजस्थान पर आक्रमणों की जानकारी मिलती है। बुक संबंध कर लो अलग से ताकि याद रहेगी बात। आमिर खुसरो वाली बुक है ना, इंपॉर्टेंट बुक है, पूछते हैं पिछले से पिछले आरएस में ये बुक पूछ रही थी सीधी सीधी। इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे तो और पढ़ लोगे उसमें। अगला राजा लिखोगे हमीर। अगला राजा लिखो, जगह छोड़नी है, कंजूस। दो चार पांच लाइनें छोड़ के लिखा करो यार। और सुनो देखो बात, ये मेवाड़, मेवाड़ में ये चित्तौड़, चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ किसको देके चला गया? खिजर खान। खिजर खान के बाद में आ गया मालदेव सोनग्रा। अब मालदेव सोनग्रा का भी बेटा यहाँ पर बैठा हुआ था, उसका नाम था बनवीर सोनग्रा। क्या नाम था? पर ये मालदेव सोनग्रा, बनवीर सोनग्रा, खिजर खान, क्या ये खुद राजा या दिल्ली वालों की तरफ से बिठाए हुए? ये यहाँ से टैक्स लेके किसको भेजते हैं? दिल्ली। दिल्ली का जो भी राजा उसको भेज देते हैं टैक्स पे। मतलब ये खुद राजा नहीं है, पर दिल्ली वालों ने कंट्रोल कर लिया, कंट्रोल करके अपना एक बंदा छोड़ दिया। अलाउद्दीन ये तो चाहता था अपना बंदा छोड़ दे, मालवा पे भी कंट्रोल होगा, गुजरात पे भी कंट्रोल होगा, चित्तौड़ पे भी कंट्रोल होगा, कर रखा है उसने। अब चित्तौड़ राजधानी है, राजधानी गोहिलों के हाथ से निकल गई। चित्तौड़ में पहले किसका अधिकार था? गोहिल वंश, लेकिन अब गोहिलों के हाथ से निकल गई। अब खिजर खान आ गया, मालदेव सोनग्रा आ गया, बनवीर सोनग्रा आ गया। लेकिन जो मेवाड़ के बाकी गांव है उनमें तो गोहिल बैठे हैं। राजधानी निकल जाती है सारी की सारी, पूरे कोई देश की पब्लिक थोड़ी मरी जा सकती है, सारे दूर दराज गांव के अंदर तो बैठे थे। ऐसा एक गांव था, उस गांव का नाम था सिसोदा। कौन सा गांव था? राजसमंद जिले में इधर कुंभलगढ़ की तरफ एक गांव है, उस गांव का नाम क्या है? सिसोदा। उस सिसोदा में एक लड़का रहता है, उस लड़के का नाम क्या है? हमीर। क्या नाम है? कौन से गांव में रहता है? गोहिल है। जब 1303 में लड़ाई हुई तब ये छोटा बच्चा रहा होगा। जब ये बड़ा हुआ तो इसको पता चला कि उस लड़ाई में इसके पिताजी के 7 भाई मारे गए। कितने भाई मारे गए? पिताजी और उनके 6 भाई, और मतलब टोटल 7 भाई मारे गए। इसे पता चला इसके दादाजी भी उसी लड़ाई के अंदर काम आ गए।
और इसे पता चला कि चित्तौड़ पहले अपना था, अपना गुहिलों का था, अपने गुहिल है, लेकिन बाद में अलाउद्दीन खिलजी कब्जा कर गया, वो दे गया खिजर खान को, खिजर खान दे गया मालदेव सोनग्रा को, और आजकल कौन बैठा हुआ है यहाँ पे? बनवीर। और उसे बड़ा अजीब लगता है, अरे यार अपने बाप दादों का किला दुश्मन कब्जा करके बैठे हैं, अपना झंडा उतार दिया गया, दुश्मनों का झंडा लगा हुआ है। और उसने धीरे 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 बाकी जो आसपास के गांव थे वहां के लोगों से कॉन्टेक्ट करना शुरू किया। उसने कहा अरे अपना है, वापस लेना है, बाप दादों का बेर लेना है वापस। धीरे धीरे इसने अपनी सेना इकट्ठी की, एक दिन इसने बनवीर सोनग्रा पर हमला किया और चित्तौड़ पर वापस कब्जा कर लिया। तो गुहिलों के हाथ से चित्तौड़ निकल जाता है 1303 में। कब निकल जाता है? जब रतन सिंह लड़ता हुआ मारा जाता है। गुहिलों में वापस गुहिल जो होते हैं वो चित्तौड़ पर कब्जा करते हैं 1326। कब करते हैं? जब एक कौन सा गुहिल आके कब्जा कर रहा है? कौन सा गुहिल आके? अमीर। किसको हरा के? बनवीर सोनग्रा। किसको हरा के? लिखो, इसने बनवीर सोनग्रा को हराकर चित्तौड़ पर पुनः अधिकार किया। He defeated बनवीर सोनग्रा and recaptured चित्तौड़। या चित्तौड़ पर अधिकार किया, ये लिख लो। इसने बनवीर सोनग्रा को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार किया, तो पहली बारी कर रहा है। He defeated बनवीर सोनग्रा and captured चित्तौड़। इसने बनवीर सोनग्रा को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार किया। He defeated बनवीर सोनग्रा and captured चित्तौड़। बनवीर सोनग्रा को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार किया। He defeated बनवीर सोनग्रा and captured चित्तौड़। किसको हरा के? बनवीर सोनग्रा। किस पे अधिकार किया? कौन से गांव से गया था? इसलिए इसने नाम क्या लगाया? सिसोदिया। क्या लगाया? वंश तो कौन सा इसका? गुहिल। कौन सा वंश है? लेकिन अब गुहिल वंश में कौन सा गुहिल है? ये सिसोदा का गुहिल है। सिसोदा गुहिल इसलिए क्या कहलाया? इसने कहा हूं तो भाई मैं गुहिल ही, पर गुहिलों में भी कहां का गुहिल हूं? भाई सारी जगह गुहिल ही बैठे थे, लेकिन बाकी गुहिलों की हिम्मत नहीं भी चित्तौड़ पे कब्जा करने की। चित्तौड़ पे गुहिल कौन से कर रहे हैं? सिसोदा वाले। इसलिए गुहिल क्या कहने लगे? क्या कहलाए? सिसोदा। देखो, यह सिसोदा गांव का था। ही बिलोंग्ड टू विलेज सिसोदा। राजसमंद में जगह पड़ती है। यह सिसोदा गांव का था। ही बिलोंग्ड टू विलेज सिसोदा। यह सिसोदा गांव का था। ही बिलोंग्ड टू विलेज सिसोदा। अतः यहां से, सो फ्रॉम हियर, अतः यहां से, सो फ्रॉम हियर, गुहिल वंश की सिसोदिया शाखा का शासन प्रारंभ होता है। रूल ऑफ सिसोदिया ब्रांच ऑफ गुहिल डायनेस्टी वाज इज स्टार्टेड। गुहिल वंश की सिसोदिया शाखा का शासन प्रारंभ होता है। रूल ऑफ सिसोदिया ब्रांच ऑफ गुहिल डायनेस्टी इज स्टार्टेड। गुहिल वंश की सिसोदिया शाखा का शासन प्रारंभ होता है। रूल ऑफ सिसोदिया ब्रांच ऑफ गुहिल डायनेस्टी इज स्टार्टेड। गुहिल वंश की सिसोदिया शाखा का शासन प्रारंभ होता है। रूल ऑफ सिसोदिया ब्रांच ऑफ गुहिल डायनेस्टी इज स्टार्टेड। गुहिल वंश की कौन सी शाखा का शासन प्रारंभ हो जाता है ना? इससे पहले पहले वाले भी गुहिल है, अब भी गुहिल है, लेकिन अब वाले गुहिल क्या है? सिसोदिया। पहले वाले गुहिल सिसोदिया, क्योंकि अब यहाँ से कौन आगे? सिसोदा वाले आगे। सिसोदा वाले आगे इसलिए क्या कहलाए? भाई बात सुन, मैंने बताया था कि पहले जो राजा वागर चित्तौड़ में नाम क्या क्या लगाते थे? रावल। और उनके जो बाकी भाई होते जिन गांव में, ये नाम क्या क्या लगाते? तो ये तो भाइयों वाले गांव से है, तो ये नाम क्या क्या लगाएगा? तो ये मेवाड़ का पहला राजा है जिसने नाम क्या क्या लगाया। इससे पहले राजा नहीं लगाते, सामंत लगाया करते। राजा क्या लगाते थे? रावल। तो कोई पूछे रावल लगाने वाला अंतिम राजा कौन था? रतन सिंह। राणा लगाने वाला पहला राजा कौन है? यह मेवाड़ का पहला राजा था। ही वाज फर्स्ट किंग ऑफ मेवाड़। यह मेवाड़ का पहला राजा था। ही वाज फर्स्ट किंग ऑफ मेवाड़। यह मेवाड़ का पहला राजा था। ही वाज फर्स्ट किंग ऑफ मेवाड़, जिसने राणा उपाधि का प्रयोग किया था। हु एडॉप्टेड टाइटल ऑफ राणा। जिसने राणा उपाधि का प्रयोग किया था। हु एडॉप्टेड टाइटल ऑफ राणा। जिसने राणा उपाधि का प्रयोग किया था। हु एडॉप्टेड टाइटल ऑफ राणा। लाइन चेंज करके लिखो एक लाइन। देखो, रतन सिंह मेवाड़ का अंतिम राजा था। रतन सिंह वाज लास्ट किंग ऑफ मेवाड़। रतन सिंह मेवाड़ का अंतिम राजा था। रतन सिंह वाज